Hello, my dear students, my dear class 7th. These are major campaigns and events of Mughal emperors. जो मुग़ल डायनेस्टी है उसकी जो शुरुआत हुई बाबर से हुई, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो ये टेबल है, इस टेबल को सिर्फ हमें थोड़ा सा समझना है कि कौन कौन से कैंपेन हुए हैं, ऐसे दौरे हुए हैं, चाहे वो युद्ध के हों या कोई और हों, या कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो पड़ी हैं। लाइक बाबर इंडिया में 4 साल रह पाया था, उसकी डेथ हो गई थी। सबसे पहले तो पता 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक, पानीपत की फर्स्ट जो बैटल हुई थी। फिर 1527 में राणा सांगा को हराया, ठीक, खानवा में। खानवा आपका भरतपुर में ही पड़ता है शायद। और 1528 में उसने राजपूतों को चंदेरी में हराया। तो इस वजह से उसका पूरा कंट्रोल जो है आगरा और दिल्ली पे हो गया था। तो दिल्ली क्योंकि उस टाइम कैपिटल हुआ करती थी हर एक बड़े साम्राज्य की, और आगरा भी, तो इस वजह से उसने सब पे कब्जा किया और वो बड़ा राजा बना। हुमायूं बेटा बाबर का बेटा था। 2 टाइम दिए हुए हैं इसके। उसका रीज़न ये है कि बीच के जो 15 ईयर्स का गैप है ना, 40 से 55, उसमें शेरशाह आ गया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो उसमें क्या है ज़रा आप देखें एक बार। हुमायूं का डिवाइडेड है 2 तरीके से, ठीक। एक तो उसके फादर से जो उसे मिला, जो कुछ समय तक रहा, 10 साल तक, और एक टाइम वो रहा जब उसने अपने खुद की अपने पैरों पे खड़े होकर अपने चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। उसके भाइयों को अलग अलग एक राज्य दिया गया था। बेटा प्रोविंस राज्यों को बोलते हैं। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। और जो उसका एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसके जो खुद के इरादे थे वो इतने ज़्यादा बड़े थे कि उसने हुमायूं के पावर को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया। रीज़न कि जब अफ़गान कॉम्पिटिटर आ रहे थे तो हुमायूं उनसे सही से लड़ नहीं पाया, क्योंकि हुमायूं को अपने भाई का साथ नहीं मिला। मुग़लों में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आपस में जो भाई बहनों में राज्य मिलता था एक दूसरे को, वो इस वजह से नहीं मिलता था कि जो बड़ा भाई है उसको मिल जाएगा। वो इस बेस पे मिलता था कि जो ज़्यादा ताकतवर है, आपस में योग्य है, उसके हिसाब से मिलता था। शेर शाह ने हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में 1539 में, और कन्नौज में 1540 में, और उसको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा ईरान। तो हुमायूं ईरान चला गया था। तो बीच का जो ये 15 साल का गैप है स्टूडेंट, 1540 से 1555 तक, तो शेर शाह ने बेटा रूल किया था। शेर शाह सूरी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ईरान में हुमायूं ने रिसीव किया, वहाँ की एक सफ़ेद शाह थे, उनकी मदद ली। उसने दिल्ली को दोबारा से 1555 में कैप्चर किया, पर उसके नेक्स्ट ईयर उसकी डेथ हो गई अपनी बिल्डिंग में। कहते हैं कि वो लाइब्रेरी से उतर रहा था सीढ़ियों से, तो उसकी डेथ हो गई। फिर आता है अकबर का टाइम। काफ़ी लंबा टाइम है बेटा, 1556 से 1605। अगर बात करें तो ये कम से कम बेटा 50 ईयर्स तक ये रहा, 51 ईयर्स। अकबर जब 13 साल का था तो वो राजा बना, और उसको अगर उसके शासन की बात करें बेटा, राइन जो होता है ना, राइन वर्ड का मतलब होता है उसका शासन, उसको बात करें तो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड था, ठीक है। पहला ये बीच के जो 14 ईयर्स हैं, अकबर इंडिपेंडेंट रहा, क्योंकि मतलब इंडिपेंडेंट बना। जो उनके रखवाले थे बैरम खां एज अ गार्जियन थे, उनके बेस अंडर काम किया, एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, और जो और लोग उनके साथ रहते थे वो। मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया गया सूरी के ख़िलाफ़, जो शेरशाह सूरी और उनके लोग हैं, अदर अफ़गान हैं, और जो नेबर किंगडम है उनके ख़िलाफ़। चाहे मालवा की बात हो, गोंडवाना, बेटा मालवा आज का मध्य प्रदेश में है, और गोंडवाना भी छत्तीसगढ़ इधर का इलाका है। और जो रिवोल्ट हुआ था, उसका जो भाई था मिर्ज़ा हकीम, उसके ख़िलाफ़ उसको मतलब हटा दिया गया, क्योंकि वो रिवोल्ट कर रहा था। एंड द उज्बेकिस्तान जो आज एक कंट्री है, तो वहाँ की जो क्लैन है उज्बेक, उनसे भी लड़ाई हुई। 1568 में सिसोदिया कैपिटल जो चित्तौड़ की थी उसको सीज़ किया गया, और 1569 में रणथंभौर को कैप्चर किया गया। ये वो इलाके हैं। 1568 में चित्तौड़गढ़ जो सिसोदिया राजपूत राजाओं की कैपिटल थी, और 1569 में रणथंभौर को कैप्चर कर लिया अकबर ने। दूसरा टाइम आता है 15 साल का, जब मिलिट्री कैंपेन्स गुजरात तक गए, और कई सारे कैंपेन ईस्ट बिहार और बंगाल तक गए, उड़ीसा तक गए। और ये कैंपेन जो है कम्प्लीटली जो है किसकी उससे हुए, बाय द रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हकीम।
ठीक। तो ये कई सारे, अगर नॉर्मली बात की जाए तो चित्तौड़, रणथंभौर, उज्बेक और इनको लेना। सेकंड जब बात आई तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सबको कैंपेन से, गुजरात, सबको इनको अपने अंडर में लेना। फिर एक टाइम आता है 1585 से 1605 जिसमें अकबर के एक्सपेंशन को पूरा एम्पायर तक खींच के ले गया, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। कैंपेन लॉन्च किए गए नॉर्थ वेस्ट तक, कांधार तक, सफ़ीद कश्मीर को भी मिला लिया, काबुल को मिला लिया, और बहुत सारे जहाँ बेरार, खानदेश और ये अहमदनगर जो साउथ के पार्ट है महाराष्ट्र में, ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ reign अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। जब लास्ट के ये साल थे जब अकबर काफ़ी अपने राज्य को बढ़ा रहा था, तो अकबर को जो परेशानी मिली या डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है भटक गया, वो इसलिए था कि जो प्रिंस सलीम था उनका विद्रोह, और वही फ्यूचर का जहांगीर था। सलीम वही हैं जिनकी कहानी फेमस है कि वो अनारकली वाली एक नृत्यंगना थी, उससे उनको प्यार हो गया और वो अकबर के ख़िलाफ़ चले गए। मुग़ल आज़म जो मूवी है वो बड़ी शानदार है, आप देख सकते हैं, दिलीप कुमार की, जिनकी डेथ हो गई अभी कुछ दिन पहले। तो ये चार्ट है, ठीक। फिर नीचे जहांगीर का भी टाइम दिया है। अब क्योंकि हमने बिगिनिंग में जो 3 हैं उनको पढ़ लिया है, हम जहांगीर और शाहजहाँ को उसके बाद पढ़ेंगे बेटा। जहांगीर को और शाहजहाँ को उसके बाद पढ़ेंगे, तब तक हम थोड़ा सा उनको पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये आप इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें लिख रहे होते हैं, तो आप पॉइंट्स में उन चीज़ों को लिखने की कोशिश किया करो, ठीक, उनके बारे में। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये मैप है स्टूडेंट, ये मेजर कैंपेन है अकबर औरंगजेब के। तो ये जितना आपको पिंक कलर का ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा ये मुग़ल एम्पायर है, जो कि उस टाइम इतना बड़ा हुआ करता था। तो आप सोच के देखो, आज का बांग्लादेश या नेपाल की बात करें या फिर अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया का पूरा पार्ट की बात करें, मुग़ल एम्पायर इतना फैला हुआ था। नीचे भी गया था, ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये भी उसके पार्ट में आए हैं। यहाँ ईयर दिया हुआ है कि इस ईयर में वो मुग़ल एम्पायर का हिस्सा बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुगल्स का ट्रेडिशन क्या था उत्तराधिकारी लेने का, मतलब कोई राजा बनेगा, अब नेक्स्ट बनेगा, उसका क्या तरीका होता था। मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोगेनिचर। प्रीमोगेनिचर का मतलब होता है कि जहाँ बड़ा बेटा ही सब कुछ बनेगा। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट, कि बड़ा बेटा है उसको अधिकार होगा पापा की सारी प्रॉपर्टी पे और पापा के सारे क्या कहते हैं जो ज़मीन जायदाद या पावर है उस पर। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरीद कस्टम ऑफ कोपेंसरी इनहेरिटेंस। इसके बजाय वो मुग़लों की और जो तैमूरियत की अपने रीति रिवाज थे उसको फॉलो करते थे। और वो क्या थे कि जो योग्य होगा उसे बनना चाहिए, आपस में जो अपनी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से बढ़ा के ले जाएगा उसको होना चाहिए। और डिवीज़न ऑन द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन, और यही मतलब बेस था कि प्रॉपर्टी जो डिवाइड की जाए। जैसे सबको चीज़ें नीचे छोटा छोटा पद दिया गया, फिर उन्होंने अपने बेस पे अपनी पावर को आगे बढ़ाया, ठीक। तो सोच के देखिए, जो नीचे से उठ के ऊपर तक आएगा वो कितना पावरफुल होगा, और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1, नोट द एविडेंस ऑफ रिवोल्यूशंस इन बाय मुगल प्रिंसेस। आपने देखा होगा कि जो विद्रोह हुआ है वो आपस में ही घर में बाप बेटे के बीच भी हुआ है, भाइयों में हुआ है, आपने टेबल 1 में देखा था। विच डू यू थिंक अ फेयर डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीमोगेनेचर और कोपैसनरी, मतलब आप इसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं, इसको ज़्यादा मानते हैं, तो इसको लिखिएगा अपने वर्ड्स में, आप क्यों बेहतर मानते हैं। देखिए, मुग़ल मैरिजेस विद राजपूत, मुग़लों की शादियों की बात की है राजपूतों से। द मदर ऑफ जहांगीर वाज अ कछवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर। तो जहांगीर की बेटा माँ थी ना, वो कछवाहा प्रिंस जो जयपुर के आम्बेर के राजवंश के लोग थे, उनकी माँ थी, वहाँ की राजकुमारी थी। द मदर ऑफ शाहजहाँ वाज अ राठौड़ प्रिंसेस, और जो शाहजहाँ था वो उसकी माँ राठौड़ राजकुमारी थी। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जो जोधपुर के महाराजा थे, उनकी
बहन बेटी जो भी है वहाँ से आई थी, उनका ब्याह हुआ था मुग़लों से, उसके बाद शाहजहाँ का जन्म हुआ। और शाहजहाँ का जन्म जहांगीर के उससे, क्योंकि शाहजहाँ के जो पिताजी थे वो जहांगीर थे। ठीक है, अब बात की जा रही है कि मुग़लों के रिलेशंस अदर रूलर्स से कैसे थे, उस पर पढ़ेंगे। आपने टेबल देखी थी, आपने नोटिस किया होगा कि जो मुग़ल रूलर्स उन्होंने कैंपेन किया हर एक के खिलाफ। रूलर्स हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, भाई ये कहा गया कि आप मुग़ल ही सब कुछ हैं, हमारे अधीन रह के काम कीजिए, हमारे साथ काम कीजिए। जिसने मना किया तो आपने देखा कि कैंपेन चलाया गया और उनको अपने अंडर में लाया गया। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलेंट्रली। बट ये भी था कि बहुत सारे लोगों ने, पावरफुल रूलर ने अपने आप को वॉलेंट्री का मतलब होता है कि खुद आके ही साथ मिल के पावरफुल बनाया, मतलब मुगल्स के एम्पायर को। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, और राजपूत इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। राजपूतों ने बहुत सारी अपनी बेटियों की शादी उनसे की। एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस, और बड़े बड़े पदों में बैठे। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल, बट सारे राजपूत एक साथ नहीं हो पाए, बहुत सारे राजपूतों ने इसका विरोध भी किया। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो सिसोदिया राजपूत हैं, मतलब सिसोदिया क्लैन है बेटा, जो मेवाड़ के उदयपुर के पास थे, जैसे महाराणा प्रताप जैसे लोग हैं, उन्होंने तो भाई एक्सेप्ट नहीं किया मुगलों की अथॉरिटी को। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। हाँ, कभी भी जब हारे हैं तो उनको बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया गया मुगलों के द्वारा। गिवन देयर लैंड्स वतन बैक, बेटा लैंड को उस टाइम वतन कहा जाता था, उनको दी गई। एंड एज एन असाइनमेंट वतन जागीर, कि उनको इस तरह से मतलब दिया गया कि अब ये आपका है, आपका हक है, आप फ्री होकर काम कर सकते हैं। The careful balance between defeating but not humiliating their opponent enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। अब बात ये थी कि बहुत केयरफुली बैलेंस बना के चलते थे मुग़ल। जब किसी को हरा देते थे अपने अपोनेंट को, तो उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, अभी बताया था ना मैंने आपको, बहुत अच्छी तरह से पेश आना, उनकी ज़मीन वापस दे देना और कहना कि अब आप राज्य कीजिए। तो इस हिसाब से क्या होता था, वो अपने राज्य को बढ़ाते गए। बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन कई बार मुश्किल होता था कि ये बैलेंस हमेशा बरकरार रखा जाए। औरंगज़ेब ने इंसल्ट किया था शिवाजी को जब उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद उसके बहुत भयंकर परिणाम हुए जो इंसल्ट की शिवाजी की, क्योंकि शिवाजी तो भाग आए थे और बाद में बहुत कुछ हुआ था। मनसबदार और जागीरदार कौन होते थे बेटा मुग़लों के टाइम पे, ज़रा उनको समझें। As the empire expanded to encompass different regions of the Mughal recruited diverse bodies of people। अब जितना जितना बेटा एम्पायर फैलता जाएगा तो सिंपल सी बात है, अलग अलग रीजन्स में भी आपका साम्राज्य फैल रहा है, तो आपको रिक्रूट भी अलग अलग तरीके से करना होगा। भाई बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट बनाने होंगे ना, आर्मी, पुलिस जैसा, इकोनॉमिक, फार्मर, एवरीथिंग, लेबर, सैनिक, सेनापति, तभी तो आप बैलेंस रख पाएंगे उन सेनापतियों को, हर चीज़ को। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स तुरानी दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप्स। अब आप सोच के देखो, मुग़लों के दरबार में ये सब काम करते थे। तुरानी जो लोग थे तुर्किश, वो तो थे ही टॉप पे, लेकिन उसके बाद ईरानी भी दरबार में शामिल थे, इंडियन मुस्लिम भी थे, अफ़गान भी थे, राजपूत भी थे, मराठा भी थे, और भी बहुत सारे ग्रुप थे। क्योंकि इन सब को कई जगह हराया है, उनको साथ मिलाया है, तो अब इनको बड़े पदों पे भी रखना है और सम्मान भी देना है। ये मुग़लों के लिए चुनौती होती थी। दोज़ हू जॉइंड मुग़ल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, और जिन्होंने मुग़लों की जो सर्विस थी, सर्विस मतलब उनकी जो भी मिलिट्री हो या किसी भी तरह की सेवा हो, जब उनको ज्वाइन किया, उनके शासन को ज्वाइन किया, तो उन्हीं को मनसबदार कहा गया। यानी मनसबदार वो लोग हुए जो मुग़ल अथॉरिटी के सर्विस में लगे हुए थे। ठीक है, अब एक दूसरा टर्म आता है, ज़रा उसको समझेंगे। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। अच्छा, मनसबदार हर किसी को नहीं कहा जाता था,
उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसके पास मनसब होता था। मनसब का मतलब एक पोजीशन, रैंक होती है। जैसे आज आप किसी को टॉपर बोलते हैं, ब्रिलियंट बोलते हैं, वैसे ही इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स। और एक ही तरह ग्रेडिंग सिस्टम होता था जिसमें क्या फिक्स होता था, रैंक, आप कौन से पद पे हैं, आपकी सैलरी क्या है और आपकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इस बेस पे तय होता था कि कौन सा कितना बड़ा मनसबदार है। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। अगर रैंक की बात की जाए और सैलरी की बात की जाए तो उसको किस बेस पे पहचाना जाता था बेटा, एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि तनख्वाह के बेस पे, जिसको ज़ात बोलते थे। ज़ात, जाति नहीं, ज़ात। जब ज़ात आप लिखेंगे तो यहाँ पे बिंदी लगती है, ज़ात। द हायर द ज़ात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजिशन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। अब जितना हायर ज़ात होगा बेटा उतना ही उसका सम्मान होगा, प्रेस्टिज होगी, कोर्ट में उसकी पोजीशन, कोर्ट मतलब राजा के दरबार में उसकी उतनी हाई पोजीशन होगी और उतनी ही उसकी तनख्वाह होगी। ये इस बात पे डिपेंड करता था। यहाँ पे दी गई है ज़ात रैंकिंग कि नोबल्स विद अ ज़ात ऑफ 5000 वर रैंकर हायर देन दोस ऑफ 1000। जिनके पास 1000 मिलिट्री की सैनिक की हेल्प है, तो जिनकी 5000 है तो 5000 वाले को ज़्यादा मिलेगी। और अकबर के शासन के टाइम ऐसे 29 मनसबदार थे जिनकी रैंक 5000 ज़ात से ऊपर थी। अब आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, कितना पावरफुल राज्य रहा होगा उसका। बाय औरंगजेब्स राइन, अब जब औरंगजेब तक आया ये, तो ये इंक्रीज हो गई 79 तक। अब आप सोच के देखो औरंगजेब के टाइम कितना पावरफुल रहा होगा रूल। वुड दिस हैव मीन मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट। कैसे ये मतलब निकाला जा सकता है कि राज्य पे और राजाओं पे खर्चा बहुत आता होगा। सिंपल सी बात है, आप जितना बड़ा आर्मी रखेंगे आपको बैलेंस करने के लिए उतने ही पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। कैवलरी मैन का मतलब हो गया बेटा घुड़सवार हैं इतने कुछ फिक्स, उनको हमेशा मेंटेन रखना है। मनसबदार को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी। और जो मनसबदार थे, बॉट इज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेज ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। और उनको होता क्या था, उनको अपने जो घुड़सवार हैं उनको देखा जाता था, उनको रजिस्टर किया जाता था, मेंटेन, और उनको हॉर्सेस को ब्रांडेड मतलब एक निशान लगाया जाता था उनकी बॉडी पे, और उसके बाद उनको सैलरी मिलती थी मनसबदारों को। कुछ इस तरह का सिस्टम था वहाँ पे। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। मनसबदारों को जो बेटा सैलरी मिलती थी ना, उनको रेवेन्यू, जो उस टाइम रेवेन्यू या पैसा कलेक्शन होता था उसके अकॉर्डिंग उसको जागीर बोलते थे। विच वर समवट लाइक इक्ताज। ये कुछ ऐसी ही चीज़ थी जैसे इक्ता थी। अब इक्ता क्या है वो भी आगे पढ़ेंगे। बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली इंसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर। अब बात ये थी कि सभी मनसबदारों को बेटा ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। They only had right to revenue of assignment which was collected for them by servant। अब बात ये थी ये सब असाइनमेंट या काम उनको तब मिलता था जब वो कलेक्ट करके ले जाते थे अपने नौकरों से ये सारी चीज़ें राजा के पास, उसके बाद उन्हें वतन जागीर का दर्जा मिलता था। In Akbar reign their jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the mansabdar। अकबर के टाइम की बात हो रही कि जागीर्स को, ज़मीन को बहुत केयरफुली मतलब काम किया जाता था जिससे कि जो सैलरी है वो मनसबदार के मतलब क्या कहते हैं बराबर बैठने की कोशिश की जाती थी। ये देखिए मिलिट्री कैंपेन दिखाया है बेटा, आप देख रहे हैं ना, एक साइड से है, आगे सैनिक हैं, पीछे घुड़सवार हैं। तो ये ज़ात मतलब कितने सैनिक आप रखते हैं मिलिट्री कैंपेन में, आपकी हेल्प ज़रूरी है। ये उन लोगों की बात हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।